अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। क्रिप्टो मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो 2-3 दिन पहले एक रैली पकड़ी थी उसमें आपको करेक्शन करती हुई या यूँ कह लें कि आप प्रॉफिट टेकिंग करती हुई नज़र आ रही है। मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज़ की लिस्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्लीड कर रही है। कोई 1% 2% डाउन है और कई 20-25% तक वहाँ पर करेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। ख़ुसूसन ये जो चाइना के दोनों कॉइन्स टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, कॉन्फ्लेक्स का जो कॉइन है वो और फाइल कॉइन का जो कॉइन है वो 20% 30% की रेंज में वो वहाँ तक करेक्शन इसकी हुई है। बीटीसी के चार्ट की तरफ अगर आप नज़र डालें, और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 22 मार्च तक शायद मार्केट इसी तरह अब आपको बोर करती हुई नज़र आएगी अनटिल अनलेस कोई और मेजर इवेंट नहीं हो जाता जिससे मार्केट में एक दोबारा मोमेंटम नज़र आए। अदरवाइज़ 22 मार्च तक शायद आप इसी तरह लो वॉल्यूम मार्केट को मूव होता हुआ देखें। बीटीसी की प्राइस की तरफ अगर नज़र डालें तो फिलहाल बीटीसी ने अपना जो सपोर्ट थी 23,830-35 प्राइस उससे ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर ये प्राइस इनकेस, वैसे तो लगता है ऐसे ही है कि अगर मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होता तो ये सपोर्ट बरकरार रहेगी जो 23,830-40 प्राइस है। अगर ये ब्रेक होती है तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बीटीसी की प्राइस में मुझे 22,488 या 90 की प्राइस है। अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने अपनी ये सपोर्ट जो है, जो मैं आपको पिछले कई दिनों से बताता आ रहा हूँ, $1675 की प्राइस है, उसको सपोर्ट को मेंटेन नहीं रखा और वो सपोर्ट जो है ब्रेक हो गया। अब वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। इन केस मार्केट में कोई नया मोमेंटम नहीं आता तो शायद इथेरियम की प्राइस नीचे नीचे ही आपको ट्रेड होती हुई नज़र आए। अगर सोलाना की बात करें तो सोलाना की प्राइस अच्छा खासा डंप किया है। ये 1 आवर चार्ट है, यहाँ से देखें मुसलसल सोलाना की प्राइस जो है वो नीचे डंप की है और उसके पीछे शायद ये सोलाना के ऊपर एक NFT मार्केट प्लेस है, फार्म फंक्शन, उन्होंने अपने ऑपरेशन शट डाउन करने की अनाउंसमेंट की है। वैसे तो सोलाना आपको पता है ज़्यादातर सोलाना की प्राइस के पीछे जो कैटलिस्ट है, जो जिस वजह से सोलाना की प्राइस की पॉपुलैरिटी है वो है NFTs। तो शायद इस वजह से सोलाना की प्राइस आपको कदरे दीगर जो BTC और इथेरियम से ज़्यादा डंप होता हुआ इसी वजह से नज़र आ रहा है। अब आता है मार्केट की दीगर फंडामेंटल न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। पिछले चंद दिनों से जो बैंकिंग सेक्टर्स में जो क्रैशेस हैं उस हवाले से आपके साथ अपडेट करता आ रहा हूँ। ये यूरोप का दूसरा बड़ा बैंक है BNP Paribas, पता नहीं मैं सही भी प्रनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इसके स्टॉक्स भी जो हैं अच्छे खासे डंप हुए हैं, तो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर भी है। लेकिन साथ साथ क्रिप्टो के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हो रही हैं, जैसे कि फिडेलिटी, जिनके तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा के यूज़र्स हैं, उन्होंने क्रिप्टो की बाइंग और सेलिंग की जो ट्रेडिंग है ख़ुसूसन BTC और इथेरियम के लिए अपने वाइट लिस्ट कस्टमर्स के लिए पहले ओपन की थी। अभी रिसेंट न्यूज़ जो पिछले 24 घंटों की अपडेट जो मैं समझता हूँ मेजर न्यूज़ थी वो ये था कि फिडेलिटी ने अपने जो तमाम यूज़र्स हैं उन सब को इजाज़त दी है कि वो बिटकॉइन और इथेरियम की ज़ीरो ट्रेडिंग फ़ीस के ऊपर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी अगर कोई BTC ख़रीदता है तो उसके बाद उसने अगर उसकी ट्रेडिंग करनी है BTC की तो उस पर प्लेटफॉर्म कोई फ़ीस नहीं लेगा। स्टार्ट में मेरा ख्याल है बस जब आप बाइंग करते हैं उसी वक्त अपना स्प्रेड वो चार्ज करते हैं, पता नहीं अब तो शायद 1% है। एक बार आप स्प्रेड पे कर लें और उसके बाद जो यूज़र्स हैं उसकी फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं BTC और इथेरियम की। मेरी नज़र में करोड़ों की तादाद में इनके कस्टमर्स हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं समझता हूँ आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। दूसरा, चूँकि पिछले चंद दिनों से ऐसे तासुर जा रहा है कि शायद जो US गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो का गला चोक करना चाहती है। क्रिप्टो के साथ अटैच जो रवायती फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उनको मुख्तलिफ हीलो बहानों से प्रेशर में ला रही है। लेकिन अभी कुछ ऐसी वॉइसेस भी हैं जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली है। ये US कांग्रेसमैन है, इन्होंने बाइडन इंतज़ामिया को ये बिटकॉइन और क्रिप्टो कंपनीज़ के हवाले से जो कट ऑफ करने की कोशिश किया, उस हवाले से उनकी स्टेटमेंट है कांग्रेसमैन की कि ये जो स्ट्रेटजी है ये डिस्ट्रक्टिव रेगुलेटरी स्ट्रेटजी है और इससे क्या होगा, इनोवेशंस है वो जो इनोवेशंस है अमेरिका में वो रुक सकती हैं या सुस्त हो सकती हैं। दूसरा, फेडरल रिज़र्व के हवाले से रिपोर्ट है, CBDC, सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। फेडरल रिज़र्व ने अपना एक CBDC की तरह का एक नया मॉडल लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, जो कि वैसे तो 2019 से वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन इस साल जुलाई में बाकायदा उसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसका नाम होगा फेड नाउ। जितने अमेरिका के जो इंटरनल
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे। इसका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं होगा, लेकिन ये वर्क इसी तरह करेगा जैसे कि स्टेबल कॉइन या यूएस CBDCs वगैरह करते हैं। तो मालूम नहीं अब इसके बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अब CBDC की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये फेड नौ का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है उसी को वो करेंगे या नहीं। जैसे हमारे पाकिस्तान में रास्त है और इंडिया में भी कुछ होगा, जो कि मैं इंडियन नहीं हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में भी कुछ इस तरह की सर्विस है जो कि उनका सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। हमारे पाकिस्तान में तो रास्त की सर्विस जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया है। अगली न्यूज़ जी, कॉइनबेस ने शिपाला अपग्रेड के हवाले से अपडेट किया। शिपाला क्या है, यानी शंघाई और एक और 2 अपग्रेड होनी है, उन अपग्रेड को मिला के तो इथीरियम की स्टेकिंग जो है वो अनस्टेक करनी है। तो इथीरियम ने कहा है जैसे ही इथीरियम बाकायदा शंघाई अपग्रेड हो जाएगा, और एक और अपग्रेड है जो कि मेरा ख्याल है आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा, तो उसके बाद कॉइनबेस अपने यूज़र्स को इथीरियम अनलॉक करने की परमिशन देगा। कॉइनबेस ने कहा है कि हमें लगता है कि हमारे जो यूज़र्स हैं उसकी तरफ से विड्रॉवल रिक्वेस्ट बहुत ह्यूज आ सकती है। तो अगर विड्रॉवल रिक्वेस्ट आपकी थोड़ा चंद दिन लेट भी हो जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बैकलॉग हो सकता है इसका। अच्छा, चूँकि ये स्टेबल कोइन के हवाले से पिछले चंद दिनों में काफ़ी खबरें गर्दिश करती रही हैं, तो इस हवाले से एक स्टेबल कोइन है, मैं उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता था। वो स्टेबल कोइन है लिक्विडिटी ORG का LUSD। ये एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन है। इसी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी, एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन बिल्कुल ऐसी है जैसे मेकर डाओ का डाई है, डाई टोकन। उसमें आप ये है कि मल्टीपल एसेट्स अपने रखते हैं कोलैटरल, और वहाँ से आप डाई टोकन मिंट करते हैं। इसमें यह है कि लिक्विडिटी का जो स्टेबल कोइन है LUSD, उसमें आप सिर्फ अपना इथेरियम कोलैटरल रखते हैं और बदले में आप जो है इनका जो स्टेबल कोइन है LUSD वो मिंट करते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेकर डाओ से एक तो बेहतर ये इस सेंस में है इनके बकौल कि लिक्विडिटी, चूँकि जो मार्केट का इथीरियम की चेन के ऊपर जो सबसे साउंड मनी है उसी को कोलैटरल रखता है, मल्टी एसेट की ऑप्शन नहीं है हमारे चेन में। जैसे कि मेकर डाओ में क्या होता है कि लोग ना सिर्फ इथीरियम बल्कि इथीरियम के जो दीगर चेन के ऊपर टोकन्स हैं उनको भी कोलैटरल रख के वो डायमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है डाई में कि अगर आप वहाँ पे डायमेंट करना चाहते हैं एसेट्स रख के, तो आप वहाँ पे जब तक वो रिटर्न नहीं करते हैं डाई, उस वक्त तक आप इंटरेस्ट यानी सूद पे करते हैं। लिक्विडिटी ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन प्रोवाइड किया है, इसमें यह है कि अगर आप इथेरियम यहाँ पे कोलैटरल रख के इनका LUSD स्टेबल कोइन लेते हैं तो वो सूद से, मतलब आप सूद नहीं आपको पे करना पड़ता। स्टार्ट में जब आप मिंटिंग करते हैं वो एक लमसम अमाउंट आपने पे करनी होती है, उसको आप ऑपरेशन फीस भी कह लें, और उसके बाद जब तक आप उनके स्टेबल कॉइन यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास इथीरियम, जिन्होंने लॉन्ग टर्म सेव किया हुआ है, अब वो चाहते हैं कि यार इथीरियम पड़ा हुआ, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, बजाय इसके कि वो इथीरियम सेल करें, वो लिक्विडिटी के इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके, और इनका अपना फ्रंट एंड नहीं है, यानी मेकर डाओ क्या तो अपना प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे जाके आप रखते हैं, इन्होंने अपने फ्रंट एंड को भी डिसेंट्रलाइज किया है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट एंड हैं जहाँ पे जाके इथीरियम आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लॉक कर देंगे और बदले में आप इनके LUSD मिंट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास $1,00,000 का इथीरियम पड़ा हुआ है, आपको ज़रूरत पड़ गई है डॉलर्स की, तो बजाय इसके कि आप कहें यार मैं इस वक्त ये ना हो कि मैं कहीं इथीरियम बेचूं और बाद में इथीरियम की प्राइस ऊपर पंप करना शुरू हो जाए, तो आप इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इथीरियम को कोलैटरल रख के सूद फ्री यहाँ से डॉलर ले सकते हैं। अब इसमें चूँकि अगर इथीरियम की प्राइस डाउन हो जाती है तो यहाँ पे लिक्विडेशन का ख़तरा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने $100 की वर्थ का इथीरियम कोलैटरल रखा हुआ है, अगर वो कोलैटरल रख के आपने $50 इनसे ले लिया, तो अगर आपका कोलैटरल की वैल्यू $50 से नीचे गई या $50 के बिल्कुल पास पास ही गई, तो इन्होंने आपका या ये तो आपको कहेंगे या पैसे वापस करें या नहीं तो हम आपका कोलैटरल जो है वो मार्केट में सेल कर देंगे। तो इससे बचने का आसान तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने $1,00,000 का इथीरियम स्टेक रख के रखना है, तो बदले में जो आपने उधार लेना है इनसे, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 20-25% ले, यानी $20,000 या $25,000। ये मैं आपको सिर्फ रफ आइडियाज़ बता रहा हूँ कि कैसे ये कोलैटरल और बारविंग लैंडिंग का सिस्टम कैसे चलता है। इसके साथ साथ
ये थोड़ा सा जो स्टेबल कोइन है ये पॉपुलैरिटी पकड़ा है और इसी वजह से इनका जो लिक्विडिटी का अपना एक वोलाटाइल कोइन है LQTY, उसकी प्राइस जो है वो अच्छा खासा पम्प की है। चंद दिन पहले तो इस साल के स्टार्ट से पहले तो ये कहीं कुछ 60-50 सेंट की रेंज में ट्रेड हो रहा था, लेकिन अचानक इसकी प्राइस में जैसे ही एल्गोरिथमिक स्टेबल कोइन का हुआ और ख़ुसूसन जब वो SEC ने पैक्सोस को कहा जी आपने बाइनांस का BUSD मिंट नहीं करना, उसके बाद इसकी प्राइस देखें कितनी ज़्यादा मुसलसल पंप कर रही है। अभी भी दोबारा इसने अपना तकरीबन ऑल टाइम हाई बनाया $3.81 और मार्केट चूँकि करेक्शन कर रही है तो ये भी आपको करेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से मैंने एक छोटी सी ट्रेड ली है, लेकिन मैंने ये टोकन बाय नहीं किया। मैंने इसके ऊपर ग्रिड बॉट ट्रेड लगाई है $500 के करीब कि अगर प्राइसेस नीचे जाती हैं तो हम उस प्राइसेस को बेच। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ये सोच सकते हैं कि यार यहाँ मैं इथेरियम रख के अगर LUSD लेता हूँ तो LUSD का क्या यूज़ केस है भाई। अगर आपने किसी और जगह आपने जिस जगह यूज़ करना है वो स्टेबल कोइन इनका, वहाँ पे अगर LUSD यूज़ ही नहीं होता, वहाँ पे यूज़ होता है USDT या USDC, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके LUSD दें और बदले में आप मिसाल के तौर पे जैसे कर फाइनेंस पे आप जाके यहाँ पे अपने LUSD दे के आप बदले में USDT ले सकते हैं या कोई भी USDC, अगर आपको कोई और स्टेबल कोइन जिस स्टेबल कोइन की आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। और मैंने ग्रिड बॉट ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ग्रिड बॉट ट्रेडिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मेरी फेवरेट KuCoin है। अब KuCoin में मसला यह है कि वहाँ पे ये लिक्विडिटी का टोकन जो है वो ट्रेडेबल नहीं है, वहाँ पे KuCoin पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे तो अगर आप इनके मार्केट प्लेस पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि बाइनांस पे भी आप ये टोकन ट्रेड कर सकते हैं, कॉइन बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन KuCoin और OKX में नहीं है। तो मैंने फिर इसकी जो ग्रिड बॉट ट्रेड ली है वो मैंने बिटगेट के ऊपर भी एक बॉट ट्रेडिंग का फीचर है, वहाँ पे मैंने इसकी ट्रेड ली है। अगर आपने लर्न करना है इस हवाले से तो इस जगह पे ऑलरेडी अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे इल्मे आलम ग्रिड बॉट तो यहाँ पे आपको ग्रिड बॉट ट्रेड्स कैसे करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह मौजूद हैं। आगे आते हैं जी कि शिबा कोइन के टोकन जो हैं वो डंप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनका जो बॉन्ड टोकन है वो भी देखें मुसलसल, ये डेली का मैंने चार्ट ओपन किया है, लेकिन डेली की बजाय अगर मैं 1 आवर पे चार्ट पे जाऊं तो आपको एक तरह महसूस होगा कि क्या वजह क्यों इसका बॉन्ड टोकन भी शिबा का और लीश टोकन भी, इन शिबा का अपना एक इकोसिस्टम है जिसके टोकन है मल्टीपल, जिसमें बॉन है, लीश है और शिबा का अपना टोकन। अब ये टोकन क्यों डंप हो रहे हैं? आपको चंद दिन पहले मैंने बताया था कि शिबा अपना एक चेन लॉन्च करने जा रहा है शिबार्शियम के नाम पे। इन्होंने किया क्या है, डिस्कॉर्ड के ऊपर अब अच्छी खासी इनके ऊपर तनकीद की जा रही है कि इन्होंने एक चेन है, मतलब बजाय इसके कि अपनी एक चेन बनाते हैं किसी और चेन की ही इन्होंने एक तरह का फोर्क टाइप बना लिया, उसी की एक कार्बन कॉपी बिल्कुल बनाई है। और पकड़े ये कैसे गए? चेन आईडी से, यानी जो पुरानी चेन का सारा कोड था उस चेन को जब इन्होंने कॉपी पेस्ट करके सिर्फ नाम चेंज किए तो जो चेन आईडी थी पुरानी चेन की वो इन्होंने चेंज नहीं की और कम्युनिटी ने एकदम जनाब हलचल मचा दी कि ये क्या हो रहा है, ये तो इन्होंने अपनी चेन तो बनाई नहीं है, इन्होंने तो किसी की चेन को कॉपी किया। चेन आईडी क्या होता है? चेन आईडी एक्चुअली जब आप मेटामास्क में जब कोई चेन ऐड करते हैं, कोई नेटवर्क ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऐड करते हैं तो वहाँ पे आपको जहाँ उसके एड्रेस वगैरह चाहिए होती हैं वहाँ पे चेन आईडी भी लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि चेन आईडी के ज़रिए ही हमारे पर्सनल वॉलेट पेमेंट्स को सेंड और रिसीव करते हैं। चेन आईडी एक्चुअली किसी ब्लॉकचेन की डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, उसकी शनाख्त होती है। जैसे आपका नाम आपके घर में मौजूद तमाम अफराद से आपको मुख्तलिफ शनाख्त देता है, इसी तरह ये जो ब्लॉकचेन्स हैं, जो ब्लॉकचेन फैमिली है, उनमें से चेन आईडी उनको मुख्तलिफ शनाख्त देती है। तो उससे पकड़े गए हैं, उस वजह से शिबार्शियम की चेन के हवाले से अच्छी खासी बहस हो रही है। शिबा के ऐसा नहीं है कि शिबा कोइन मैंने ख़रीदा नहीं है, अभी भी मेरे पास $500 का शिबा पड़ा हुआ है जिसमें मुझे $20-25 जो है वो प्रॉफिट में भी हूँ, लेकिन मैं सेल नहीं कर रहा। मैं तो ऑलरेडी ये जो मीम कॉइन्स हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करता ही ये माइंड रख के हूँ कि भाई ये तो तुक्का है, ये तो गैस है कि अगर ये दोबारा शिबा इनो एक बार फिर पंप करता है तो इसमें कोई 200-300 गुना भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो नॉट अ बैड डील। तो शिबा की ये वाली जो डेवलपमेंट है ये शिबा के लिए अच्छी नहीं है। मुमकिन है मार्केट में मज़ीद इनके खिलाफ नेगेटिव हाइप और शिबा की प्राइसेस जो हैं वो नीचे आपको डाउन होती हुई नज़र आए। अच्छा, योगा लैब ने नया NFT की कलेक्शन जो है वो लॉन्च किया जी, HVMTL
मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई 30,000 के करीब इनकी टोटल कलेक्शन होगी। और वो कैसे होगी? जिन लोगों के पास योगा लैब्स के सीवर पास हैं, आपको चंद दिन पहले मैंने बताया था ना, इनकी गेम है डोकी और डैश, कुछ इस तरह की गेम्स हैं, उनके लिए सीवर पास चाहिए। अब वो अपने यूज़र्स को कह रहे हैं कि जिन जिन के पास सीवर पास हैं, अगर वो सीवर पास बर्न करेंगे तो बदले में उनको ये वाला जो NFT कलेक्शन है HVMTL, जो कि अभी बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक वक्त आएगा कि ये बॉक्स जो हैं जब अनबॉक्स होंगे तो इनके अंदर से रोबोट निकलेंगे। वो रोबोट इनके मेटावर्स और आने वाली जो गेम्स है उनमें यूज़ होंगे। और योगा लैब में जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर है, उनको पता है कि योगा लैब की जो NFTs हैं कितनी एकदम पंप जो है वो करती हैं, कितना प्रॉफिट देती हैं। लास्ट में जी मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करके, ChatGPT के हवाले से बहुत मार्केट में अभी भी हाइप है, और मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि जितने क्रिप्टो मार्केट के AI बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको अच्छी तरह उनके ऊपर नज़र रखें, ड्यू डिलिजेंस करें, क्योंकि ChatGPT की वजह से अगर AI की हाइप रहती है मार्केट में तो मुमकिन है जो AI बेस्ड क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी प्राइस भी पम्प करे। गो कि मैं एक एनालिस्ट को देख रहा था, उन्होंने कहा ये जितने मार्केट में आपको AI बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज नज़र आ रही हैं वो जेन्युइन AI प्रोटोकॉल्स हैं ही नहीं। अभी मार्केट में जेन्युइन AI बेस्ड क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स आएंगे। ये जो मौजूदा हैं जिनकी प्राइसेस में, ये फुल्ली AI बेस्ड क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स नहीं हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।